नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। उम्मीद है इस स्वतंत्रता दिवस आप भी हर तरीके से अपने परिवार के साथ प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और जीवन में सदैव प्रसन्न रहेंगे। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे आर्थिक आज़ादी के बारे में। मैं बात करने जा रहा हूँ आर्थिक आज़ादी प्राप्त करने के 10 ऐसे स्टेप जिनके दम पर हम आर्थिक रूप से आज़ाद हो सकते हैं। आर्थिक रूप से आज़ाद होने से आते हैं मित्रों कि पैसे के लिए कोई कार्य न रुके और जो हमारा आय का स्रोत हो उसको ख़त्म होने का भय न हो। यदि हम ये 2 काम कर ले जाते हैं तो फाइनेंशियली फ्री होते हैं। फाइनेंशियली फ्री प्राप्त करना हम सभी का सपना होना चाहिए मित्रों, लेकिन दिक्कत ये होती है कि जो एकेडमिक शिक्षा होती है, जो हमारी पढ़ाई लिखाई होती है, उस पढ़ाई लिखाई में फाइनेंशियल मैटर के बारे में बिल्कुल जीरो जानकारी होती है, कोई जानकारी नहीं दी जाती है। या तो उसके लिए अलग से कोर्स करिए, MBA फाइनेंस वगैरह करिए, या फिर अपने अनुभव से सीखिए। तो जो कुछ मैं यहाँ चर्चा करने जा रहा हूँ मित्रों, अपने अनुभव के आधार पर चर्चा करने जा रहा हूँ कि यदि हम इन कदमों को अपना लेते हैं तो हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। जीवन में मित्रों पैसे का बड़ा महत्व है, लेकिन पैसे के बारे में समझ नहीं बताई जाती है, न सिखाई जाती है। या तो माँ बाप से सिखाया जाता है, या दोस्त मित्रों से सिखाया जाता है, या अनुभव से मिलता है। तो उन्हीं की वजह से मैंने कुछ सीखा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला फाइनेंशियल फ्रीडम का जो पहला कदम है मित्रों, वो कदम है टर्म इंश्योरेंस लेना। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, पहले इसको जाने। मार्केट में ढेर सारे तरह के इंश्योरेंस होते हैं। एंडोमेंट प्लान होता है, चाइल्ड प्लान होता है, पेंशन प्लान होता है, कई तरह के प्लान होते हैं। लेकिन ये सभी जो प्लान होते हैं शुद्ध रूप से महंगे प्लान होते हैं। उसमें पर्याप्त मात्रा में हमें रिस्क कवर नहीं प्राप्त होता है। पर्याप्त मात्रा में रिस्क कवर प्राप्त करने के लिए हमें टर्म इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। आप जरा सोचिए कि टर्म हमारे जीवन का महत्व कितना है, कितना वो है। हम कार खरीदते हैं तो कार का हर साल इंश्योरेंस देते हैं। क्यों देते हैं? यदि कार खो जाएगी, कोई डैमेज हो जाएगी, तो हमें कुछ हर्जाना मिल जाएगा। क्या हमारे जीवन का कुछ हर्जाना नहीं बनता है? एक व्यक्ति की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है। जो कमाने वाला व्यक्ति होता है घर परिवार का, यदि वो चला जाता है, यदि उसको कुछ हो जाता है मित्रों, तो उसकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती है। लेकिन ये सोचिए कि वो जितना पैसा कमाता है वो पैसा किसी अन्य स्रोत से मिलता रहे, तो उस व्यक्ति की जो कमी होती है वो कमी कम खलेगी। उसी के लिए इंश्योरेंस किया जाता है। लेकिन LIC एजेंट जो होते हैं मित्रों, वो अपने फायदे के लिए आपके मन में भय का दोहन करते हैं और महंगा इंश्योरेंस प्लान देते हैं जिसमें उनको 30-40% के कमीशन प्राप्त होते हैं। टर्म प्लान कार इंश्योरेंस की तरह से होता है मित्रों कि हमें कुछ हुआ तो मिलेगा, यदि नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे कार का इंश्योरेंस कराते हैं, वैसे ही हमको अपना भी इंश्योरेंस कराना चाहिए मित्रों। हमारी कमी का एहसास हमारे पर जो आश्रित हैं उनको होता है। इसलिए पहला काम टर्म प्लान कराना चाहिए। और टर्म प्लान कितने का कराना चाहिए? जो भी हमारी इनकम है, मंथली इनकम है, सालाना इनकम है, उसके एक बार गणना कर लेते हैं। मंथली इनकम का कम से कम 100 गुना कराएं। यदि एक आदमी 50,000 रुपया प्रतिमाह इनकम कमा रहा है तो कम से कम 50 लाख का उसको टर्म प्लान लेना चाहिए। और 50 लाख का टर्म प्लान लेता है मित्रों तो आसानी से 10-12 हज़ार के प्रीमियम के अंडर में आ जाएगा। और दूसरी तरफ यदि आप एंडोमेंट प्लान लेने जाते हैं जो आपका LIC एजेंट देता है, तो वो 10-12 हज़ार प्रीमियम में मुश्किल से 1 से 2 लाख रुपये का रिस्क कवर मिलता है। यानी कुछ होता है तो 1 ही लाख मिलता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो टर्म प्लान जरूर रूप से लेना चाहिए। ये मत सोचना चाहिए कि पैसा हमको कुछ नहीं मिलेगा। आप एंडोमेंट प्लान में मित्रों
20-20, 50-50 हज़ार के प्रीमियम पे करके 5 लाख 6 लाख का रिस्क कवर लेते हैं। कुछ होता है तो मुश्किल से 5 लाख 6 लाख या 10 लाख ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उस 50,000 प्रीमियम में से 10 से 12,000 प्रीमियम दे करके 50 लाख 1 करोड़ तक का टर्म प्लान लिया जा सकता है। और बाकी पैसे को यदि कहीं अन्यत्र इन्वेस्ट करे, चाहे वो आरडी कर दे, चाहे पीपीएफ कर दे, तो ओवरऑल जो फायदा होता है, ओवरऑल फायदा ज़्यादा मिलता है। दूसरा कदम, हमें पर्याप्त कवर का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस से क्या से हो कि अचानक कोई घर में बड़ी बीमारी हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, तो पैसे की जरूरत पड़ती है। उस पैसे की जरूरत के लिए हमें जो बचत या जो निवेश हम कर रखे हैं अपनी इमरजेंसी ज़रूरतों के लिए, उन ज़रूरतों को तोड़ना पड़ता है। लिहाजा एक हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहिए जिसमें आप अपने पत्नी, बच्चे सबका कवर करा लें। कम से कम 3 लाख 4 लाख का कराना चाहिए। कहीं भी इमरजेंसी होती है, कहीं भी इमरजेंसी होती है मित्रों, वो बहुत काम आता है। हेल्थ इंश्योरेंस कराने पर एक्सीडेंट हुआ, रोग हुआ, हॉस्पिटल में जाइए। हॉस्पिटल में जाने के बाद, इनरोलमेंट होने के बाद जो भी खर्चा होता है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा खर्चा किया जाता है। जितना हमारा कवर होता है, पूरा का पूरा कवर उस इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। यदि उससे ज़्यादा खर्च होता है तो पैसा हमको देना पड़ता है। तो सोचिए, एक इमरजेंसी तो व्यवस्था हो ही जाती है ना। और एक बार और कि यदि 1 साल में हमने उसको यूज कर लिया, मान लीजिए, या इसी से 1 साल में जनवरी के महीने में यूज किया और फिर फरवरी महीने में कोई दिक्कत हो गई, तो वो पैसा फिर से टॉपअप हो जाता है, अपने आप टॉपअप हो जाता है, कोई प्रीमियम पे नहीं करना पड़ता है। इसका मतलब कि एक सिक्योरिटी मिल जाती है उससे। तो एक करना चाहिए। तीसरा ये काम करना चाहिए मित्रों, एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। इमरजेंसी फंड से आगे होता है कि कम से कम अपने जो खर्च हैं, उस खर्च का 3 से 4 महीना, या यूँ कहें कि मैक्सिमम 6 महीने तक ले लेते हैं। कुछ लोग तो उसको 1 साल तक कहते हैं। मेरा अपना मानना है कि 3 से 4 महीने तक का या 6 महीने तक का खर्च का पैसा जो है, हमें अपने पास इमरजेंसी फंड के रूप में रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा खर्चा पर मंथ का 20,000 रुपया है, तो कम से कम 60 से 70,000 रुपया अपने पास इमरजेंसी रूप में हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। इसको इमरजेंसी फंड बनाना कहते हैं। हर हाल में इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। कभी भी कोई इमरजेंसी में दिक्कत आती है मित्रों, आपात पैसे की जरूरत पड़ती है, तो हमें अपने पुराने निवेश को तोड़ना पड़ता है, जो कि फायदा नहीं करता है। चौथा, अपनी आय का एक हिस्सा अवश्य बचाना चाहिए। जो भी हमारी आय का स्रोत हो, जो भी हम इनकम जहाँ से भी प्राप्त करते हो, चाहे वो नौकरी करते हो, चाहे धंधा करते हो, चाहे जो भी काम करते हो, व्यवसाय करते हो, हमें जो भी मंथली इनकम प्राप्त होती है, उस मंथली इनकम का एक निर्धारित हिस्सा जरूर बचाना चाहिए। प्रयास यह करना चाहिए मित्रों कि कम से कम 20% जरूर बचाएं। यदि एक व्यक्ति की 50,000 रुपये तनख्वाह है, तो 50,000 का 20% यानी 10,000 रुपया हर हाल में बचाने का प्रयास करना चाहिए। पैसा एक चीज कहता है मित्रों कि मुझे आज बचा लीजिए, आपका मैं कल बचा लूँगा। यानी आज पैसे को हम बचाते हैं मित्रों, तो हमारा जो कल होता है, जो भविष्य होता है, वो पैसा हमारा सुरक्षित कर देता है, हमें बचा लेता है। तो बचाना चाहिए पैसे को। पैसा एक बार की नहीं बचता है, उसे बचाना पड़ता है। हमारी इनकम जो होती है मित्रों, जैसी इनकम होती है हमारे वैसे खर्च होते हैं। आप 50,000 रुपया कमाएंगे, वो भी आपके नहीं जरूरतें पूरी हो पाएंगी। 10,000 कमाएंगे तब भी दिक्कत होगी, 1 लाख रुपया कमाएंगे तब भी दिक्कत होगी। यानी हमारे जो खर्च होते हैं हमारी आय से निर्धारित होते हैं। तो हम क्या करें कि जैसे ही हमारी सैलरी आती है, जो भी जैसे हमारी इनकम होती है, उसका एक हिस्सा अनिवार्य रूप से कहीं रख दें। यदि उसमें से रख देंगे तो जितना पैसा हमारे पास बचता है उससे हमारा महीना का खर्चा चल जाएगा, हम चला लेंगे किसी न किसी तरीके का सीट करके। तो प्रयास करना चाहिए जैसे ही सैलरी आवे उसका एक हिस्सा निकाल के अलग रख दे। कम से कम 20% तो रखना ही चाहिए। 5वां, बचत का नियमित रूप से निवेश करना चाहिए। यह बहुत मायने रखता है। तो सिर्फ बचत करना इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि हम पैसे को सिर्फ कैश अपने पास रखते जाएं कैश में,
तो जो मुद्रास्फीति होती है उस पैसे की वैल्यू को कम करती जाती है। एक वो पिपली लाइव का एक गाना आया था, आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें था कि सैया तो रोज कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। तो यदि हम पैसे को अपने पास रखते जाएं केवल, तो महंगाई डाइन जो होती है उसकी वैल्यू को लगातार कम करते जाती है। यदि मुद्रास्फीति देश में 5% की दर से बढ़ रहा है मित्रों, तो हर साल वस्तुएं महंगी हो रही है 5% से। यानी आज जो वस्तु 100 रुपये की है, अगले साल आज ही के दिन वो वस्तु कम से कम 105 रुपये की हो जाएगी। तो यदि हम कैश पैसा अपने पास रखे रहेंगे तो पैसे वो तो 100 का 100 ही रहेगा, लेकिन वस्तुएं महंगी हो रही है 105, तो हम कहाँ से दे पाएंगे? कभी नहीं दे पाएंगे, जरूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे मित्रों। लेकिन यह जो इन्फ्लेशन है सिर्फ 5-6% नहीं होता है, अलग अलग सेवाओं में अलग अलग होता है। अब आप चले जाइए घूमने फिरने के खर्चे में, तो 15% के आसपास म्यूचुअल मुद्रास्फीति होती है। यदि आप हेल्थ सेवाओं में चले जाइए तो वहाँ पर 20% से ऊपर का मुद्रास्फीति होता है। और वहीं आप शिक्षा दीक्षा में चले जाइए, वहाँ 12-15% का मुद्रास्फीति होता है। अर्थात अलग अलग सेवाओं में महंगाई बढ़ने की दर अलग अलग होती है। उसको सिर्फ पैसे बचा करके पूरा नहीं किया जा सकता, उस पैसे का नियमित रूप से निवेश करके किया जा सकता है। और उस निवेश को सिर्फ एक जगह निवेश करके नहीं किया जा सकता है। मतलब मान लीजिए हम पैसे को सिर्फ आरडी में निवेश कर रहे हैं या हम सिर्फ एफडी में निवेश करें, तो आज के डेट में एफडी का जो रिटर्न है मुश्किल से 6% बनता है, और उसमें भी टीडीएस लग जाता है, तो कितना होता है? 5% हो गया। मुद्रास्फीति 6% चल रही है, यानी वो निगेटिव रिटर्न हो गया। यदि आप एनएससी और पीपीएफ में जाते हैं तो मुश्किल से 8% होता है। और कहाँ हॉस्पिटल के खर्चे 20% की दर से बढ़ रहा है। तो वहाँ पर आप निवेश की जो ज़रूरतें होती हैं, जो हमारे पैसे बचाने का जो मकसद होता है, वो पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए पैसे का जो निवेश है हमें सही जगह पे करना चाहिए। गोल्ड हो गया, शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, वहाँ करना चाहिए। अब मेरा अपना मानना है मित्रों, पैसे का ज़्यादा जो हिस्सा है वो इक्विटी को रखना चाहिए। कम उम्र में इक्विटी का एक्सपोजर ज़्यादा रखना चाहिए। शेयर मार्केट का समझ में नहीं आता है कि कैसे निवेश करें मित्रों, तो एक पोर्टफोलियो बनाई 15-16 स्टॉक्स का। ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि 15-16 स्टॉक्स कहाँ से सेलेक्ट करें, तो चुपचाप 1 महीना अपने घर में हमको वॉच करना है। हमको वॉच करना है कि हम कौन कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट यूज किए हैं, कौन कौन सी कंपनी या सेवाएं ऐसे हैं जिससे हम संतुष्ट हैं, जिसके हम दूसरों को रिकमेंड करते हैं कि भैया ये सब प्रोडक्ट खरीद लो। जैसे मान लीजिए मोबाइल फ़ोन खरीदने की बात है, मोबाइल सेवा लेने की बात है। आप किसी को कोई पूछता है कि भाई कौन सा मोबाइल सेवा यूज करते हैं, तो कहता है एयरटेल यूज करते हैं, वोडाफोन यूज करते हैं, जियो यूज करते हैं। तो आप मालूम चलता है कि एयरटेल से संतुष्ट, कहते भैया एयरटेल का यूज करो, एयरटेल की सर्विस अच्छी है, तो आप एयरटेल का सर्विस शेयर लीजिए। उसी तरह से आपके घर में आप देखिए एफएमसीजी प्रोडक्ट किसका है, साबुन तेल किसका आ रहा है, मालूम चलेगा कि हिंदुस्तानी यूनिलीवर का आता है, डाबर का आता है, गोदरेज का आता है, बजाज का आता है, उसका लीजिए। आपके घर में जो पंखा चल रहा है वो पंखा किस कंपनी का है, ये जो CFL चल रहा है, जो LED लाइट चल रही है, वो किस कंपनी द्वारा निर्मित है। मालूम चलता है कि पॉलीकैब की है, हैवेल्स की है, तो हमें उसके शेयर चुनना है। हमारा किस बैंक में अकाउंट है, मालूम चलता है कि स्टेट बैंक में खाता है, HDFC बैंक में खाता है। गाड़ी कौन सी है, तो मारुति है, मारुति का शेयर ले लिया। कपड़े किसका लेते हैं, मालूम चलता है कि एलन सोली पहनते हैं, पीटर इंग्लैंड पहनते हैं, किसका हो गया, आदित्य बिरला फैशन हो गया। इस तरह से हमको 15-16 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाना है। और हमको यह नहीं देखना है मित्रों कि शेयर नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मार्केट की क्या दशा है। हर महीने जो भी हम पैसा बचाते हैं, इनमें से किसी न किसी शेयर में हमको पैसा लगा देना है, और हर माह लगाते जाना है, हर माह लगाते जाना है। यकीन मानिए 15-20 सालों बाद मित्रों इतना बड़ा वेल्थ क्रिएट होगा जिसके बारे में आपने कल्पना नहीं किया होगा। कल्पना से बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट होगा, और लगातार वेल्थ क्रिएट होता जाएगा। तो हमें नियमित रूप से निवेश करना है। छठा ये है
कि समय के साथ उस निवेश की मात्रा को बढ़ाते जाना है। जहां से भी हम इनकम प्राप्त करते हैं वहां भी समय के साथ हमारी इनकम बढ़ती जाती है। तो हमारा काम क्या है कि इनकम के साथ हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट और बचत अमाउंट दोनों को बढ़ाना है। एक सरकारी नौकर की बात करते हैं तो जो सरकारी नौकरी करते हैं उनकी साल में 3 बार तनख्वाहें बढ़ती है, 2 DA हो जाता है, 1 इंक्रीमेंट हो जाता है। तो ये जो वृद्धि हो रही है, इस वृद्धि के साथ हमें अपने इन्वेस्टमेंट और बचत दोनों को बढ़ाना है, तभी वास्तव में हम अपने जो आर्थिक आज़ादी है उसकी तरफ अग्रसर हो सकते हैं। 7वां मित्रों, अनावश्यक कर्ज नहीं लेना है। कर्ज भी कई तरीके के होते हैं। एक पर्सनल लोन होता है, कार लोन होता है, और भी तमाम तरह के कर्ज होते हैं, होम लोन होता है। तो हमें प्रयास ये करना है कि कर्ज कम से कम लें। यदि लेने भी जाते हैं तो पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, इस तरह के लोन को अवॉइड करना है। इस पे हाई इंटरेस्ट होता है। कर्ज उसको उस विषय पे लेना चाहिए मित्रों जहाँ से उस वस्तु की संपत्ति भी बढ़ती रहे। जैसे रियल एस्टेट के लिए हम कर्ज लेते हैं तो उसकी संपत्ति भी बढ़ती है। कार लेते हैं तो कार की कीमत घटती जाती है। तो हमें फ़र्क करना है गुड लोन और बैड लोन में। गुड लोन क्या होता है, बैड लोन क्या होता है। तो बैड लोन में जो हमारी लायबिलिटी बढ़ाए, जो हमारी कर्ज बढ़ाए, वो बैड लोन होता है। हमें अवॉइड बैड लोन करना है। और जिससे हमारी इनकम बढ़े, जैसे बिजनेस के लिए कोई बिजनेस करना है, आप कर्ज लीजिए क्योंकि वो हमारी इनकम बढ़ाएगा। मकान लेना है, कर्ज लीजिए क्योंकि आपकी एक संपत्ति क्रिएट होगी, कर्ज लीजिए। तो अवॉइड को पहचानना है, कर्ज को पहचानना है और जो गलत कर्ज होता है उसको अवॉइड करना है। 8वां मित्रों, अपने आय के स्रोत को बढ़ाना है। सिंगल इनकम नहीं रहना है। सिंगल इनकम रहने से कभी भी दिक्कत आ सकती है। जब ज़्यादा इनकम के स्रोत होते हैं तो हम आर्थिक रूप से आज़ाद रहते हैं। चलो एक जगह से नहीं दूसरे जगह से तो पैसा आएगा। बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए ब्लॉग लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यह भी एक एक्स्ट्रा इनकम बढ़ाने का जरिया है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में मित्रों एक काम करके शुरू में दिक्कत परेशानी होती है, लेकिन एक समय बाद अच्छा खासा इनकम जनरेट होने लगता है। पहले आप यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए आते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके आपका एक बिजनेस बन जाता है। इन्वेस्टमेंट में, शेयर मार्केट में लगातार यदि पैसा लगाते रहते हैं मित्रों तो नियमित रूप से उसका डिविडेंड मिलता है। वो डिविडेंड का मज़ा ही एक अलग होता है। रेसिडुअल इनकम होती है, वो बहुत ज़बरदस्त इनकम होती है। वो भी 9वां, अनुशासन के साथ जो अपने नियम बनाए हैं, ऊपर वाले जो 7-8 नियम बनाए हैं, उस नियमों का हमको पालन करना है। अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। सब कुछ रहेगा लेकिन यदि अनुशासन नहीं रहेगा तो सारी चीज़ें बेकार हो जाएगी। जीवन में महानता की जो शुरुआत होती है मित्रों, या बड़े होने की जो शुरुआत होती है, अनुशासन के साथ होती है। अब आप जिसको भी देखिए, आपके आसपास जो भी व्यक्ति कुछ एक्स्ट्रा अर्न किया होगा, कुछ एक्स्ट्रा उपलब्धि प्राप्त किया होगा, वो कुछ न कुछ अनुशासन के साथ लगातार उसको किया होगा। हमारे आपके सामने ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अनुशासन के साथ किसी कंपटीशन की तैयारी में लगे रहते हैं और एक समय बाद अच्छे पोस्ट पर सिलेक्ट होते हैं। किसी और काम में लगे रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे बड़ा काम शुरू में चलता है कि ठेकेदार बनते हैं, ठेकेदार से करके बड़ी कंपनी स्थापित करते हैं, फिर धीरे धीरे करके कंपनी का बड़ा रूप लेता है। तो अनुशासन के साथ बहुत कुछ करना है, सीखते जाना है, नियमित रूप से सीखना है। जब हम इस काम को करते रहते हैं, लगातार हम सीखते हैं मित्रों, लगातार सीखते हैं। और जो सिखलाई होती है ना, हमको गलत कदम उठाने से रोकती है, दूसरों को भी प्रेरणा प्रदान करता है। तो हमको अनुशासन के साथ अपने नियम को फॉलो करते रहना है। और 10वां है मित्रों, पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है।
हर समस्या का समाधान ढूंढना है और उस ईश्वर के प्रति धन्यवाद देना है। रांडावरण ने लिखा है मित्रों कि जब तक ग्रेटिट्यूड नहीं आएगा तब तक बड़ी सफलता प्राप्त नहीं होगी। हमारे पास जो कुछ भी है पहले उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद देना होगा, तभी हम बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाएंगे। तो सकारात्मक बनना है, सकारात्मक लोगों से मित्रता रखनी है, सकारात्मक पुस्तकें पढ़ना है, सकारात्मक यूट्यूब पे वीडियो देखना है, सकारात्मक लेख लिखना है, सकारात्मक फेसबुक व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करना है, ईश्वर के प्रति धन्यवाद अदा करना है, कृतज्ञ रहना है, कृतज्ञ नहीं रहना है। जैसे जैसे हम कृतज्ञ होते हैं मित्रों, हमारी उपलब्धियां अपने आप बढ़ती जाती है। उस ईश्वर के प्रति जो भी हम भगवान, अल्लाह, गॉड जिसको भी हम मानते हैं, 5 मिनट के लिए एक बार ईश्वर को धन्यवाद जरूर हमको कहना चाहिए। और धन्यवाद हम कहेंगे मित्रों तो नो डाउट बड़े व्यक्तित्व बनकर के उभरेंगे। तो इन कदमों से मित्रों निश्चित रूप से हम आर्थिक आज़ादी ही नहीं बल्कि कई तरह की आज़ादियाँ प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों को भी एक मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यदि कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।